प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, कोरोना महामारी वैश्विक स्तर पर फैल चुका है और इसमें सामाजिक दूरी को बना करके घर में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पूर्ण सम्मान करते हुए शिक्षा से, अध्ययन से संबंध हमेशा जुड़े रखें, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर आप सभी को सम्मान करना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हमें अपने निश्चित लक्ष्यों तक आगे बढ़ना भी है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन एक महत्वपूर्ण आयाम है द्वितीय सेमेस्टर में। इसके अंदर हम उद्देश्य लेखन के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जब तक हमारे पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं होंगे, उद्देश्यों को व्यवहार परक रूप में हम नहीं लिखेंगे, तब तक शिक्षण अधिगम के लक्ष्यों तक प्राप्त करना संभव नहीं है। इन्हीं प्रयासों को लेकर के चिंतक शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बेंजामिन एस ब्लूम ने एक प्रयास किया और उसको टैक्सोनॉमी हम बोलते हैं, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर बेंजामिन एस ब्लूम ने 3 प्रकार से आयाम का उल्लेख किया। सबसे पहले उन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष, पहला जो प्रकार बताया उसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरे को हम भावात्मक पक्ष और तीसरे को मनोगत्यात्मक पक्ष कहते हैं। सामान्य ढंग से इंग्लिश में अगर इसको हम कहें तो एक को कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, दूसरे को अफेक्टिव डोमेन कहते हैं और तीसरे को साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। पूरी टैक्सोनॉमी, पूरे उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम के नाम से प्रचलित है, लेकिन अगर अलग अलग हम देखें तो 1956 में सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन को बेंजामिन एस ब्लूम ने प्रस्तावित किया और दूसरा जो इसका पक्ष है, जिसको हम अफेक्टिव डोमेन हम कहते हैं, अफेक्टिव डोमेन को प्रस्तावित करने वाले में ब्लूम और कर्थवाल और मसीहा 1964 का नाम लिया जाता है। और तीसरा जो प्रकार है जिसको हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं, मनोगत्यात्मक पक्ष कहते हैं, इसको सिम्पसन ने 1969 में प्रस्तावित किया। अब ब्लूम की टैक्सोनॉमी को जब उन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष, कभी कभी इसको हम कैप मॉडल भी कहते हैं, CAP, C फॉर कॉग्निटिव डोमेन, A फॉर अफेक्टिव डोमेन, P फॉर साइकोमोटर डोमेन। इसलिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण के साहित्य में इसको कैप मॉडल भी कहा जाता है, CAP मॉडल बोला जाता है। कॉग्निटिव डोमेन को अर्थात संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर ब्लूम ने इन पक्षों को 6 उप पक्षों में विभाजित करने का प्रयास किया। पहले को हम कहते हैं ज्ञान, दूसरे को हम कहते हैं बोध, तीसरे को हम कहते हैं प्रयोग, चौथे को हम कहते हैं विश्लेषण, पांचवें को हम कहते हैं संश्लेषण और छठे को हम कहते हैं मूल्यांकन। इस प्रकार अगर इसको हम सामान्य अंग्रेजी में कहना चाहें तो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड लास्ट
इवैल्यूएशन। और इसको इसीलिए एक हम मैथमेटिकल या ब्रीफ रूप में अगर हम कहना चाहेंगे तो KCAASE, KCAASE, K फॉर नॉलेज, C फॉर कंप्रीहेंशन, A फॉर एप्लीकेशन, A फॉर एनालिसिस, S फॉर सिंथेसिस और E फॉर इवैल्यूएशन। और इसमें एक क्रमबद्धता होती है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ऐसा नहीं है कि जैसे ज्ञान से ऊपर हम बोध को लेकर के चले जाएं या मूल्यांकन को हम बोध के स्थान पर लेकर के चले जाएं। ब्लूम का मानना था कि ये जो टैक्सोनॉमी है, यहाँ पर एक हायरार्कल ऑर्डर होता है, एक इसमें सोपान होता है, एक क्रमबद्धता होती है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन इसके अंदर होता है। और इसको नट सेल में फार्मूला के रूप में जैसे हम कहेंगे तो KCAASE, ब्लूम के इसको हमने नट सेल में फार्मूला के रूप में सहज सरल बनाने के लिए किया, क्योंकि ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, इसमें कैप मॉडल हम कहते हैं। कॉग्निटिव डोमेन में 6 कंपोनेंट होते हैं, अफेक्टिव डोमेन में 6 कंपोनेंट होते हैं, साइकोमोटर डोमेन में 6 पक्ष होते हैं। इसलिए 6, 6, 12, 6, 18 इन सबको बहुत सरल ढंग से हम कैसे लर्न करें, मेमोराइज तो हम नहीं करेंगे क्योंकि इस लेवल पर तो हमको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर रहना पड़ता है। इसलिए इसको कैसे हम लर्न करें, कैसे हमारी मास्टरी लेवल पहुंचे, इसलिए हमने इसको एक नट सेल में फार्मूला के रूप में ये करने का प्रयास किया, KCAASE। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा जो पक्ष है जिसको हम कहते हैं अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन के अंतर RRVCOC, हमने इसको फार्मूला या नट सेल के रूप में RRVCOC के रूप में जैसे किया। एक R का मतलब होता है रिसीविंग, दूसरे R का मतलब होता है रिस्पॉन्डिंग, तीसरे का होता है वैल्यूइंग, चौथे का होता है कंसेप्चुअलाइजेशन, पांचवे का होता है ऑर्गेनाइजेशन और छठे का होता है कैरेक्टराइजेशन। इस प्रकार अगर हम कहना चाहें, इसको हिंदी में सामान्य ढंग से कहना चाहें तो रिसीविंग का मतलब कि आग्रहण, ग्रहण करना। रिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि अनुक्रिया करना, रिस्पांस करना। वैल्यूइंग का मतलब कि मूल्य निर्णय करना। कंसेप्चुअलाइजेशन का मतलब होता है विभाजन करना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन करना और कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि चारित्रीकरण करना। अर्थात ब्लूम, कर्थवाल और मसीहा ने 1964 में इसको, इस आयाम को 6 उपभागों में बांटा और इसके अंदर रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कंसेप्चुअलाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग, अर्थात इसको अगर हम नट सेल में अगर हम करते हैं, एक फार्मूला के रूप में हम करें तो RRVCOC, R फॉर रिसीविंग, R फॉर रिस्पॉन्डिंग, V फॉर वैल्यूइंग, C फॉर कंसेप्चुअलाइजिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, C फॉर कैरेक्टराइजेशन। इस प्रकार से एक हमारा पक्ष हुआ कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा जो हमारा पक्ष हुआ अफेक्टिव डोमेन और तीसरा जो सिम्पसन ने 1969 में साइकोमोटर डोमेन को किया, इसको भी नट सेल में अगर हम कहना चाहें तो IIMCCH, IIMCCH, I फॉर इम्पल्सन, I फॉर इमिटेशन, M फॉर मैनिपुलेशन, C फॉर कोऑर्डिनेशन, C फॉर कंट्रोल एंड लास्ट H फॉर हैबिट फॉर्मेशन। इसलिए इसको अगर हम फार्मूला के रूप में कहें तो IIMCCH, सिम्पसन 1969 ने इसको प्रस्तावित किया और इसको नट सेल में फार्मूला के रूप में आसान बनाने के लिए कैप मॉडल बोला जाता है। C फॉर कॉग्निटिव डोमेन, A फॉर अफेक्टिव डोमेन, P फॉर साइकोमोटर डोमेन। और तीनों पक्ष को मिला करके हम जो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, जिनको की टैक्सोनॉमी मीन्स होता है वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी जिसको हम कहते हैं कि उद्देश्यों का वर्गीकरण करना, उद्देश्यों का वर्गीकरण करके शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को हम सरल बना सकते हैं और स्वाभाविक रूप से कक्षा शिक्षण के अंदर इसको हम कर सकते हैं।
क्योंकि उद्देश्य को वैसे तो सामान्य ढंग से सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के अंदर हम रखते हैं, लेकिन सामान्य उद्देश्य का संबंध दीर्घ काल से होता है और इसको हम बहुत अल्प काल में हम पूरा नहीं कर सकते हैं। सामान्य उद्देश्य का संबंध विषय से होता है, विशिष्ट उद्देश्य का संबंध विषय वस्तु से होता है। इस प्रकार विषय से, जैसे कोई अगर हमारा छात्र है, इससे हम ये कहें कि प्रस्तुत पाठ को पढ़ने के बाद छात्र अर्थशास्त्र विषय में रुचि उत्पन्न करना, इसके अंदर आर्थिक नागरिकता का विकास करना, सर्वधर्म समभाव की भावना का विकास करना, ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना, तो ये सब जो उद्देश्य हैं, ये वेग हैं, ये अस्पष्ट हैं। इसके माध्यम से इसका हम न तो मेजरमेंट करते हैं, न तो हम इवेल्युएट कर पाते हैं, क्योंकि सर्वधर्म समभाव का विकास करना ये संभव नहीं है कि हम किसी को 10 मिनट या 5 मिनट या 40 मिनट पाठ पढ़ा करके या इतिहास का पाठ पढ़ा करके हम कह दें कि बच्चा इतिहास में रुचि ले रहा है, नागरिक शास्त्र में रुचि ले रहा है, संस्कृत विषय में रुचि ले रहा है। इसके लिए तो हमको, इसीलिए ये लॉन्ग टर्म में होता है और इसको हम देख नहीं पाते हैं कि कैसे बच्चे के अंदर सर्वधर्म, इन्हीं चीजों को लेकर के बेंजामिन एस ब्लूम ने एक टैक्सोनॉमी डेवलप किया। टैक्सोनॉमी डेवलप करने के लिए उन्होंने इन टैक्सोनॉमी के मदद से व्यवहार परक उद्देश्यों में लिखने का एक अपना एक फॉर्मेट तैयार किया कि कैसे हम इन उद्देश्यों को व्यवहार परक रूप में लिखेंगे। प्राय सामान्य रूप से तो हम ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक रूप में हम लिखते हैं, इन उद्देश्यों को हम संपादित करते हैं, लेकिन ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक रूप में जिन उद्देश्यों का हम प्रतिपादन करते हैं, इन प्रतिपादन करने में हमको क्रिया सूचक क्रियाएं, अर्थात इनको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ब के माध्यम से ही हम उद्देश्यों को व्यवहार परक रूप में लिखते हैं, जिसका मूल आधार हमारा होता है ब्लूम की टैक्सोनॉमी होता है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण होता है। इस प्रकार से अगर एक्शन वर्ब को हम देखें तो जो हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये हमारे पास 6 जो पक्ष होते हैं। इसके अंदर जैसे हम कहते हैं अर्थ बताना, परिभाषा देना, व्युत्पत्ति मूलक शब्द का अर्थ बताना, तुलना करना, विभेद करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, उदाहरण प्रस्तुत करना, गणना करना, सूची प्रस्तुत करना, ये सारे हमारे पास एक्शन वर्ब होते हैं और इन एक्शन वर्ब के माध्यम से ही हम विशिष्ट उद्देश्य को लिखते हैं व्यवहार परक रूप में। और व्यवहार परक रूप में लिखने का हमारा जो आधार होता है ब्लूम की टैक्सोनॉमी होती है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर हमको अर्थशास्त्र विषय में ग्रेसम का नियम पढ़ाना है, तो ग्रेसम का नियम ऐसा तो है नहीं कि जैसे हम बच्चे से जाकर के पूछेंगे कि ग्रेसम को देखा तो है नहीं, तो ग्रेसम के नियम को हमको पढ़ाने के लिए हम कैसे उसको बहुत सरल ढंग से करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसको हम विशिष्ट उद्देश्य के रूप में लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के रूप में जब हम लिखेंगे, एक तो हम प्रस्तावना के माध्यम से पहले उसका हम प्रस्तावना निकालेंगे, बच्चों से इंट्रोड्यूस होंगे, और जब एम्स ऑफ स्टेटमेंट हमारा होगा कि आज हम लोग ग्रेसम का पाठ का अध्ययन करेंगे, इस परिस्थिति में हम ब्लूम के टैक्सोनॉमी का जैसे हम प्रयोग करते हैं, अर्थ बता सकेंगे। अर्थात छात्र प्रस्तुत पाठ को पढ़ने के पश्चात ग्रेसम के नियम का अर्थ बता सकेंगे। दूसरा, प्रस्तुत पाठ को पढ़ने के बाद छात्र ग्रेसम के नियम को परिभाषित कर सकेंगे। तीसरा उद्देश्य हमारा हो सकता है क्रिया सूचक के माध्यम से, एक्शन वर्ब के माध्यम से, कि छात्र ग्रेसम के नियम में मूल बातों का उल्लेख कर सकेंगे। इस प्रकार से ग्रेसम के नियम को हम परिभाषित करते हैं और इसके आधार पर ब्लूम के टैक्सोनॉमी के माध्यम पर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और ब्लूम की टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन का हम प्रयोग करते हैं और एक्शन वर्ब क्रिया सूचक होता है। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है ब्लूम की टैक्सोनॉमी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। इसको हम कैप मॉडल हम कहते हैं। कैप मॉडल में सी में हमारे पास 6 सब कंपोनेंट होते हैं और अफेक्टिव में हमारे पास 6 सब कंपोनेंट होते हैं। साइकोमोटर डोमेन में हमारे पास 6 सब कंपोनेंट होते हैं और इन सब कंपोनेंट के आधार पर हम एक कंप्लीट
टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बाई बेंजामिन एस ब्लूम इसको कहा जाता है। और इस आधार पर इसके साथ साथ कभी कभी एनसीईआरटी की भी विधि है। इसमें आर एच दवे ने भी एक वर्गीकरण जैसे वो प्रस्तुत किया है। आर एच दवे का प्रस्तुतिकरण इन्होंने कॉग्निटिव अफेक्टिव को नहीं, साइकोमोटर डोमेन को 5 भागों में बांट करके इसको अद्यतन बनाने का प्रयास किया है। इस प्रकार मुझे लग रहा है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, ये काफी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और एक गहन अध्ययन करके इस पर हम जब तक उद्देश्यों को लिखने का ढंग नहीं जानेंगे, जब तक हम उद्देश्यों को प्रतिपादित नहीं करेंगे, तो कितना हो हमारा शिक्षक के पास पेडागाजी कितना हो अच्छी हो, लर्निंग इन्वायरमेंट कितना हो अच्छा हो, लर्नर का मोटिवेशन हमारा कितना हो अच्छा हो, लेवल ऑफ एस्पिरेशन भी कितना हो अच्छा हो, लेकिन जब तक हमारे पास वेल डिफाइंड एक टैक्सोनॉमी नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव को हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, जब तक इसको हम ऑब्जर्वेबल नहीं बना पाएंगे, मिजरेबल हम नहीं बना पाएंगे, क्वांटिफाइबल हम नहीं बना पाएंगे, तब तक उद्देश्यों का प्रतिपादित करना और अपने लक्ष्यों को प्रतिपादित करना शिक्षण अधिगम की दशा में कक्षा शिक्षण के अंतर्गत निश्चित रूप से अव्यवहारिक ही नहीं है, दुरूह कार्य है। इस प्रकार प्यारे प्रशिक्षणार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से हमने बताने का प्रयास किया। और इसका जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, ये आप लोगों को हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं आपको प्रेषित कर दूंगा। और किसी को कहीं से अगर इसमें दिक्कत आए, कहीं से समझने में अगर ब्लूम की टैक्सोनॉमी को दिक्कत हो, तो आप निसंकोच व्हाट्सएप ग्रुप से, मोबाइल से, ईमेल पर आप अपने सुझाव, अपनी शंका और अपनी जिज्ञासा के लिए हमेशा मैं उपलब्ध हूं। और आप लोग इसको प्रयास करके कभी भी संपर्क आप कर सकते हैं। विषय वस्तु से निरंतरता बनाए रखिए, लॉकडाउन का पूर्णतः सम्मान कीजिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए और वर्तमान में प्रचलित जो कोविड-19 महामारी है उससे लड़ने में जागरूक रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का संपूर्ण सम्मान कीजिए। धन्यवाद।